स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। धन्वंतरी परिवार के सभी साथियों का दिल से स्वागत किया जाता है और हमारे जो नए गेस्ट जुड़े हैं एग्रीकल्चर की जानकारी के लिए, खेती की जानकारी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये देश, भारत देश हमारा खेती प्रधान देश है और हम पूरे भारत की बात करें तो 70% आबादी खेती पे डिपेंड है और 100% आबादी को खाने के लिए अनाज, सब्जियां, फ्रूट चाहिए। तो ये अगर हमारा आज का अनाज ऑर्गेनिक हो आज की इस स्थिति के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया सोने पे सुहागे की बात होगी। तो जो धन्वंतरी का एक बहुत बड़ा मिशन है, आदरणीय डॉक्टर उमेश पाटिल सर, जिनकी सोच है कि हम घर घर तक नेचुरल फूड, नेचुरल सब्जियां, हर चीज पहुंचाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच मैडम हिताक्षी राणा, जो कि बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। तो मैं चाहूंगा कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक हमारी बहन बिल्कुल ध्यान से समझे एक एक बात को, क्योंकि हमें खाना अच्छा शुद्ध चाहिए, उसके लिए हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। तो आज बहुत ही बढ़िया ढंग से मैं भी खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जिसके अंदर सब्जियां, गेहूं है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब बात करते हैं तो मेरी बात में वजन रहता है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरे ध्यानपूर्वक एक एक बात को समझें, लिखें। तो मैं समय का सदुपयोग करते हुए आदरणीय महागुरु हिताक्षी राणा मैडम का स्वागत करता हूं। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। शैल वी स्टार्ट? शुरू करें सर? जी। बहुत बहुत धन्यवाद यादविंदर सर और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं यहाँ पे, हमारे धन्वंतरी के लीडर्स की मैं बात करूँ, हमारे फार्मर्स जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो सेशन है हमारा यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, तो यूट्यूब के माध्यम से भी जितने भी धन्वंतरी के परिवार के लोग जुड़े हैं, मैं मैनेजमेंट से लेकर के हमारे सभी लीडर्स और सभी महागुरु को, सभी को मेरा एक बार सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसा कि आपको भाटी सर ने बताया है कि आज का जो सेशन है हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करने वाले, बट ऑब्वियस है मैं आपको जब भी नजर आऊंगी तो एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करूंगी। लेकिन देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, हम स्पेसिफिक धान की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी धान के बारे में आप लोगों से इसके पहले भी हमारे आदरणीय साहनी सर ने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, या जब मैनेजमेंट ने ये चीज डिसाइड की थी कि हम लोग इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों के नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट अप करेंगे, तो सबसे पहले इनिशियली जो क्रॉप सिलेक्ट की थी धान की थी, उसके बाद सोयाबीन के ऊपर बात किया, और फिर आपकी अभी हम लोग मल्टीपल क्रॉप के ऊपर धीरे धीरे बात करते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आने वाला सीजन है, खरीफ के सीजन की मैं बात करूं तो स्पेशली इन फसल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस होने वाला है। चाहे हम धान की बात करें, सोयाबीन की बात करें, ये मेरा आप लोगों के साथ दूसरी बार इंटरेक्शन है। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने सोयाबीन के ऊपर बात किया था, आज धान के ऊपर बात करने वाले हैं। आने वाली मीटिंग्स में हम लोग इन्हीं क्रॉप्स को और ज्यादा रिपीट करने वाले हैं। क्यों? ताकि आप लोग रिपीटेडली चीजों को सुनते रहेंगे तो आप लोगों का नॉलेज और ज्यादा बूस्टअप होगा। स्पेशली हमारे जो किसान हैं उन लोगों के लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए, ये जो अभी जूम के थ्रू जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, ये आपको हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करने का माहौल मिल रहा है, राइट? देखिए, अभी इंडिविजुअली आप लोगों की स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रही हूँ, तो ये क्या हो गया हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कि हिताक्षी मैडम या बाकी की कोई भी महागुरु आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से इंडिविजुअली बात की जा रही है, इंडिविजुअली उनकी प्रॉब्लम को फोकस करके हम लोग ये मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों का काम और ज्यादा आसान हो जाए, बेहतर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी जो आज की मीटिंग का हमारा मेन उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं धान की फसल के ऊपर ही बात करने वाली हूँ, बोनी से लेकर के कटाई तक।
और कटाई के बाद भी कौन कौन सी स्टेज में हमारे फार्मर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा ज्यादा बेहतर फोकस करेंगे, तो वो उसी फसल को धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कैसे और ज्यादा उन्नत बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि आप लोग पेन पेपर कोई नोटपैड लेकर के बैठे, क्योंकि देखिए क्या होता है कई बार हम, हाँ मैम, आप कल्पना मैम, डेफिनेटली आप मुझे स्क्रीन पे सबसे नंबर 1 पे दिखाई देते हैं और आपका कॉपी पेन भी मुझे हमेशा दिखाई देता है। वेरी गुड मैम। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल शिद्दत के साथ छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करते हैं, और आप लोगों का ये डेडिकेशन देख करके हम और ज्यादा बूस्ट अप हो जाते हैं, आप लोगों के लिए और बेहतर काम करने का मन करता है। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब ये 1-1.5 घंटे आप लगातार किसी चीज को सुनते हैं, बाद में रिकॉल करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें डेफिनेटली लैग कर जाती हैं। लेकिन यही चीज अगर आपने आपकी कॉपी पेन में नोट डाउन किया है, जॉट डाउन किया है, और दोबारा आपने 10 घंटे के बाद भी वो पेपर पलट के देखा, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाता है कि हाँ भाई इस टॉपिक के बारे में ये बताया गया था। और क्योंकि देखिए हर एक पर्सन का बात करने का तरीका अलग है, डेफिनेटली बाकी के जो हमारे महागुरुज बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ बातें जो हमें अलग ढंग से सीखने को मिल जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत काम की साबित हो सकती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, चाहे हमारे कितने भी पार्टिसिपेंट्स हो, हमारा मकसद है आपको बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करने का, और हर छोटी से छोटी चीज को आप नोट डाउन जरूर कीजिए। दूसरी चीज, आज जो धान की खेती के ऊपर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आने वाला सीजन है, खरीफ का सीजन, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जैसा आप लोगों को मालूम है। पिछली मीटिंग से लेकर के अभी तक जब हमने शुरुआत किया था 14-15 की डेज से हमने क्रॉप वाइज आप लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू किया है। आज क्या डेट है आप लोगों को पता ही है, 21 तारीख हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे ही जून का फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट किसान बिजी हो जाएंगे, और ये अभी परफेक्ट टाइम है उनका जो वो नर्सरी तैयार करेंगे, स्पेशली धान के सीजन की। तो देखिए इस वक्त हमारा मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा हमारे लीडर्स को एजुकेट करना, ताकि हमारे बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे आप किसान के पास पहुंचे एज ए टेक्नीशियन बन के, टेक्नीशियन कह लीजिए या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बन के। हमारा मकसद ही है धन्वंतरी के हर एक मेंबर को एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बनाना। इसीलिए हर अल्टरनेट डे में आप लोगों के लिए अलग अलग मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है मैनेजमेंट, ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत से सोचने वाली केवल एकमात्र धन्वंतरी कंपनी है जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के सोच विचार करती है और आपको बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करती है। तो ये जो टाइम है हमारा, इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि देखिए समय जब निकल जाएगा, किसान किसी के लिए वेट नहीं करने वाला। या आपने पिछले टाइम पे भी नोटिस किया, अभी भी नोटिस करेंगे। देखिए मैं बार बार अपनी मीटिंग में ये चीज फोकस करती हूँ, कोरोना की सिचुएशन ने हर एक पर्सन का काम अफेक्ट किया है, हर एक व्यक्ति का काम कहीं ना कहीं रुका है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसान का ना काम अभी तक रुका है, ना आगे आने वाले टाइम में रुकेगा। ये कड़वा सच है, और इसी का चीज को हमको फोकस करते हुए काम करना है, ताकि ना आपका समय बर्बाद हो, ना ही किसान के पास हम देरी से पहुंचे। तो इसी मकसद के साथ मैं आज आप लोगों को बाकी की जो हमारी मीटिंग है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो मैं अभी आप सभी लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होता है, प्लीज आप मुझे थम्स अप का साइन करके स्क्रीन पे अपडेट करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। हाँ जी, दिख रहा है मैडम, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो वेरी फर्स्ट स्लाइड, जो सबसे पहला मेरा स्लाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है धन्वंतरी का धान के लिए, स्पेशली हमारी जो धान की खेती है उसके लिए धन्वंतरी की ऐसी क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान का उत्पादन बेहतर हो, उत्पादन बेहतर हो, वो अच्छी फसल ले पाए, साथ के साथ उसको 2 पैसे का मुनाफा हो। तो उसको समझने के लिए आपको ए से लेकर जेड तक की चीजों को समझना पड़ेगा। यानी कि देखिए हमने बेसिकली क्या किया है, हर एक फसल की जो धन्वंतरी की टेक्निक है,
टेक्निक कह लीजिए, यानी कि देखिए अभी क्या हो रहा है, किसान अपने ढंग से काम करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसान अपने आप को पूरा बदल ले, बिल्कुल नहीं। हम बार बार ये चीज बोलते हैं, हमारी नजर में किसान से बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक कोई नहीं है, और हम कोई होते भी नहीं है किसान को सिखाने वाले। वो दिन रात फील्ड के अंदर काम करते हैं, उसके बाद वो इतनी सारी चीजें सीखे हैं, राइट। लेकिन हमारा मकसद क्या है, धन्वंतरी का मकसद क्या है, कि जो टेक्निक हमारे किसान सालों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उसमें भी क्या बहुत ज्यादा किसान का उत्पादन बढ़ गया, या ऐसा हो रहा है कि 2 बोरी की जगह पे अगर हमने 4 बोरी यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर लिया तो हमें लगभग 5-7 बोरी का उत्पादन इकट्ठा निकल के आ गया, वैसा भी नहीं हो रहा है। तो अभी ऐसी स्थिति में अगर हमारे किसान भाई, मैं ऑल ओवर हमारे इंडिया के लेवल के किसानों की बात कर रही हूँ, हमारे किसान भाई धन्वंतरी के साथ काम करे, यानी कि उनके जो काम करने की पद्धति है और हमारी टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज अगर मिक्स हो जाए, और मैं तो कहती हूँ अगर 1 बोरी का भी उत्पादन हमारे किसान को बढ़कर के मिला तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, धन्वंतरी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसी फोकस के साथ धन्वंतरी काम करने में लगा हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, हर फसल की अपनी अपनी एक टेक्निक बना करके आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। यानी कि चाहे वो हमारा सोयाबीन है, चाहे हमारा धान है, चाहे शुगर केन है, आने वाले मीटिंग्स में आपको अलग अलग फसल, फल, सब्जी, एवरीथिंग, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं छूटने वाली है जिसके ऊपर धन्वंतरी बात नहीं करेगा या आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेशली धान के अंदर ऐसी कौन सी टेक्निक को किसान इस्तेमाल करे जिससे वो अपना उत्पादन बेहतर कर ले, अपनी जमीन को भी सुधार ले और अच्छे से अच्छी कैटेगरी का प्रोडक्शन ले पाए। तो उसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मेरा दूसरा स्लाइड यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको हमारे भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। ये भारत का मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो धान की खेती है, चावल की खेती है, कहाँ कहाँ होती है, आप देखेंगे लगभग पूरा की पूरा मैप भरा हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे धान नहीं उगाया जाता है। लेकिन एरिया वाइज जो धान उगाने की कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर दिया गया है। आज अगर मैं बात करूं, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, हम लोग छत्तीसगढ़ में धान अलग ढंग से उगाया जाता है। पंजाब हरियाणा की बात करें, वहां पे किसान का काम करने का तरीका अलग है। जहां पे पानी ज्यादा बेहतर नहीं है, या कह लीजिए जहां पे थोड़े से अपलैंडेड है, ऊंची जमीनें हैं, वहां पे काम करने का तरीका अलग है। उगाया हर जगह पे जा रहा है, लेकिन हर एक क्षेत्र के किसान का काम करने का तरीका अलग है। और उसी तरीके को समझते हुए ही आज आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि हर एक क्षेत्र का किसान अपने ढंग से कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, आपको भारत के नक्शे में हर जगह धान की खेती दिखाई देगी। उसके बाद बात करें हमारे धान के किसानों के ऊपर, देखिए दोस्तों ये चीज फैक्ट है, ये पहले भी आप लोगों को बताया गया है और ये बात वाकई में सच है। धान के किसानों के लिए ये मिथ है, ये मानसिकता तय कर ली गई है कि जो ये किसान है वो बहुत गरीब होते हैं। और देखिए अभी जितना हम लोगों ने फील्ड में काम किया है, हम किसानों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ये चीज वाकई में देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए ये किसान कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बाकी के किसान मेहनत नहीं करते। हर एक किसान कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में परिश्रम करता है। लेकिन स्पेशली मैं अगर धान की खेती के किसानों की बात करूं तो ये एक ऐसी फसल है जिसके लिए कहा जाता है कि ये फसल करने वाले किसान थोड़े से, कह सकते हैं आप, तकलीफ को देख करके काम करने वाले होते हैं। तो इसमें हमारा या धन्वंतरी का या पूरे मैनेजमेंट का या पूरे जो लीडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी हमारे लीडर्स आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम लोगों का मकसद क्या है कि हम इन किसानों के काम को थोड़ा और आसान बनाएं। देखिए दोस्तों, 1 बोरी का भी उत्पादन निकल के आता है ना, वो किसान आपको जिंदगी भर याद रखेगा, ये बात फैक्ट है।
ये सच है, आप यकीन मानिए। अभी हर एक क्षेत्र में जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग शिद्दत से एग्रीकल्चर में फोकस करते हैं, वो जाकर के जब हमारे किसान भाइयों को आरपीएस के बारे में, हमारे ग्रैनुअल के बारे में जानकारी देते हैं, और किसान ने अगर एक बार भी इस्तेमाल कर लिया और उसको अगर एक बोरी का भी उत्पादन निकल के आ जाता है, तो उसके लिए आप भगवान बन जाते हो। क्यों? क्योंकि उसको एक बोरी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ता है, उतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी कगार के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, कि हमारी कोशिश है, हमारे एफर्ट्स है, और ये देखिए सिर्फ कोशिश नहीं है, ये गारंटीड हम लोग करने की राह पे ही चल रहे हैं, कि हम हर एक किसान को वो हैपनिंग स्माइल दे सके, वो मूवमेंट दे सके, कि भाई उसको विश्वास हो कि नहीं, मैं भी ये चीज इजी तरीके से कर सकता हूँ और मैं अपना काम और आसान बना सकता हूँ। इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी जो है हर लेवल के किसान के लिए, चाहे वो कितना ही गरीब किसान हो, चाहे कितना ही समृद्ध किसान हो, हर किसान के ऊपर कंपनी फोकस करने की कोशिश कर रही है। और हमारे जितने भी डायनेमिक लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो फील्ड में शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करने के लिए हम लोग क्यों इतना पीछे लगे हुए हैं, ताकि आप उनके लिए फ्रंट लाइन है। देखिए, आप उनके पास पहुंचने का, उनसे इंटरेक्शन करने का सबसे पहला जरिया है। तो जब आप उनके पास जाएंगे, आपके पास नॉलेज भरपूर होगा, तो आपके थ्रू उनका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, इस साइकोलॉजी को लेकर के धन्वंतरी काम कर रहा है, ताकि हिंदुस्तान के हर किसान को हम वो मूवमेंट दे सके, जिससे वो अपनी खेती को और ज्यादा उन्नत बना सके। दूसरे लेवल पे हम बात करेंगे कि धान का बेसिकली इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र क्या है। यानी कि अभी देखिए, धान के लिए ये एक मिथ बनाया गया है दोस्तों, कि जहां पे पानी बेहतर है, या पानी ही जहां पर बेहतर क्वालिटी में मिलेगा, वहां पे केवल धान की खेती होती है। ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे पहले भी ये चीज सीखी है, मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपलैंड से लेकर के लो लैंड तक, या चाहे जितना भी आप कह सकते हैं कि जो फ्लड वाला एरिया है, या जहां पे पानी की मात्रा बहुत बेहतर है, जहां बारिश बहुत बेहतर है, हर एक क्षेत्र के अंदर धान लगाया जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, बस काम करने के तरीके में अंतर है, उत्पादन में थोड़ा बहुत अंतर है। तो सबसे पहले तो देखिए, जहां पे आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पौधा दिखाई दे रहा है, कि यानी अपलैंड, जहां पे पानी बहुत बेहतर नहीं है, वहां से लेकर के जहां तक पानी, जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, हर एक एरिया में धान की खेती हो रही है। लेकिन यहाँ पे हर जगह काम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आते हैं। किसान परिस्थिति को देखते हुए अपना काम करता है, और उस परिस्थिति को ही हमको समझना है कि अलग अलग क्षेत्र में धान की खेती किस तरीके से की जाती है, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे किसान इस्तेमाल करता है। ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी चीज की जब जड़ में जाकर के आप सुनते हैं और समझते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें समझ में आती है, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं आप लोग कि हमने बेसिक से सब कुछ चीजें सीखी है। तो अभी हम बात करेंगे, जितने भी क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र का जो वर्णन है, यानी सबसे पहले तो जो सिंचित धान पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि जो इरिगेटेड एरिया है, जहां पे सिंचाई के माध्यम से धान की खेती की जाती है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे क्षेत्र आते हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है। ये जितने भी एरिया हैं, यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से धान की खेती की जाती है, या सिंचाई के ऊपर फोकस करते हुए इनके ऊपर काम किया जाता है। ज्यादातर हमने क्या सुना है कि बारिश के मौसम के ऊपर ही हमारी ये फसल डिपेंडेंट होती है, लेकिन दोस्तों ये जितने एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, किसान अलग अलग सीजन में ये फसल लेता है। यानी कि अगर अभी देखिए गर्मियों का सीजन है, तब भी ये फसल को लगाया जाता है। उसके बाद जब मॉनसून का सीजन, जो कि आने वाला खरीफ का सीजन है, उस सीजन में भी ये फसल को लगा करके साल में मल्टीपल क्रॉप ली जाती है। 2 बार ये फसल को लेकर के किसान अपना काम करता है। उसके बाद हम बात करें जो अपलैंड है, यानी कि जहां पर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े पहाड़ के टीलों के ऊपर मिट्टी के एरिया में जहां पे धान की खेती हो रही है, इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपका बिहार है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और पूर्वी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ पे शामिल है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा पानी वाला एरिया नहीं है, थोड़ा
ऊंचाई पे, अपलैंड पे मिट्टी या हमारी जो जमीन है वो अवेलेबल है जहाँ पे धान की खेती की जा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्षा सिंचित तराई धान पारिस्थितिक तंत्र, इसका इकोसिस्टम क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे जो, जहां आप कह सकते हैं कि बारिश के ऊपर, जो बारिश का पानी है उसके ऊपर हमारे धान की खेती को ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। तो इस ये वाले जो क्षेत्र हैं उस इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, जिसको हम पूर्वी भारत के क्षेत्रों के अंदर कैलकुलेट करके देखते हैं, जहां पे आपका जो धान करने का तरीका है वो बारिश के मौसम के ऊपर लगभग निर्भर रहता है। उसके बाद आता है वो एरिया जहां पे बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि पानी या फ्लड एरिया बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली ये आपका कहाँ आएगा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में आ जाएगा। आसाम इस कंडीशन के अंदर आता है, यानी यहाँ पे क्या है, बारिश के बाद, बारिश के ऊपर तो डिपेंडेंट है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बाढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाढ़ आप कह सकते हो ग्रसित एरिया हो जाते हैं। इस स्थिति में या विपरीत परिस्थिति में भी किसान धान की खेती करता है, अच्छे लेवल पे करते हैं, और कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अलग अलग क्षेत्र के इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है हमारी धान की खेती लेने के, यानी कि हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में अलग अलग मिट्टी की कंडीशन में किसान अलग अलग पद्धति को इस्तेमाल करके धान की खेती लेते जरूर है। हर एक एरिया का काम करने का तरीका अलग है, काम करने की पद्धति अलग है, लेकिन धान की फसल यहाँ पे लगाई जरूर जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो किसी भी जमीन को तैयार करने का जो सबसे पहला क्रम, यानी कि आज अगर किसी किसान को धान की खेती लगाना है तो वो सबसे पहला काम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो ये हमारा बीच का टाइम है, आने वाले खरीफ सीजन को कवर अप करने के पहले जो हमारा ग्रीष्मकालीन, यानी जो अभी समर सीजन चल रहा है, इन सीजन में बेसिकली किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में अच्छी तरीके से जुताई करते हैं। इसके पीछे का सबसे मेजर जो कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है दोस्तों, ताकि इस जुताई के बाद जो भी आपकी पिछली फसल के, यानी जो हमने पिछली फसल लेने के बाद जो हमारे खेत खाली पड़े हुए थे, उन खेतों को अगर हम अच्छे ढंग से जुताई करेंगे तो उन कीड़ों के, जो कीड़ों ने पिछली फसल में अटैक किया, वो कीड़ों के अगर कुछ प्यूपा यानी कि जो कोशावस्था के जो कीड़े होते हैं वो अगर आपकी जमीन पे पड़े रहेंगे तो उनको नष्ट करने का काम कौन कर लेगा, ये पक्षी कर लेगा, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि इस जुताई का, ये ग्रीष्मकालीन जुताई का हमको ये फायदा देखने को मिलता है, जो इन बिटवीन किसानों का काम चल रहा है, ऑलरेडी किसान काम कर रहे हैं इसके ऊपर, पर ये आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि किसी भी किसान को, किसी भी एरिया का किसान किसी भी फसल के ऊपर काम करेगा तो सबसे पहला काम क्या होता है, खेत तैयार करना, लैंड प्रिपरेशन करना, मिट्टी को तैयार करना। कहीं पे बड़े बड़े ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे आज भी हलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अलग अलग प्रोसेस के अंदर जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का, यानी कि हमारी धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो है आपका कंपोस्ट रिच। देखिए दोस्तों, कहने के लिए एकदम छोटी सी बॉटल है, लेकिन ये छोटी सी बॉटल बहुत कमाल की और बहुत कमाल के रिजल्ट दिखाती है। अभी पिछले सीजन में जहां पे लोगों ने इसके रिजल्ट लिए हैं, काम किया है, स्पेशली उन लोगों के आधार पे हम आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जितने भी किसान भाई जो जो अपने लैंड प्रिपरेशन के काम में लगे हुए हैं, मिट्टी के तैयार करने में लगे हुए हैं, और उन किसान भाइयों के पास, जिन किसी के भी पास हमारा सबसे अमूल धन यानी कि गोबर खाद जिनके पास अवेलेबल है, उस गोबर खाद में हमें उन्हें कंपोस्ट रिच ऐड करने की सलाह देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी प्रकार के सूखे गीले कचरे को खाद में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ये चीज हमने सुनी है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको इस पे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब कंपोस्ट रिच को आपके गोबर खाद में ऐड करते हो तो इसके आपको मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिलते हैं। मल्टीपल बेनिफिट क्या, सबसे पहली बात तो अगर हमारे किसान भाई गोबर को पका के प्रॉपर तरीके से सड़ा करके खेतों में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका भी उनको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा,
कुछ मृदा जनित रोग निकल सकते हैं, फफूंद जनित रोग फैल सकते हैं, खरपतवार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे काई की प्रॉब्लम भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली आपने धान में भी नोटिस किया होगा, पानी का लेवल भरा हुआ है लेकिन उसके ऊपर पूरी काई जमी हुई है, ये एक मेजर प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलती है। तो अभी कंपोस्ट डिच को यहाँ पे ऐड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, यानी कि अभी जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें जो गोबर खाद हमारे किसान भाई मिलाएंगे, अभी भी हमारे पास काफी वक्त है, क्योंकि देखिए नर्सरी तैयार करने के बाद जो टाइम बचेगा उस वक्त जब किसान मिट्टी के ऊपर काम करेगा तब आपका उसके पहले कंपोस्ट डिच का इस्तेमाल होना ही चाहिए गोबर खाद के ऊपर। क्योंकि देखिए दोस्तों ये क्या करेगा, ये आपके गोबर खाद को कम समय में बेहतर ढंग से सड़ाने गलाने का काम करेगा। साथ के साथ ये क्या करता है, आपके गोबर खाद में कुछ ऐसे फंगस है, हार्मफुल फंगस है, खतरनाक फंगस है, जो बाद में आपको पौधे के ऊपर बीमारी के रूप में दिखाई देंगे, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। साथ के साथ कुछ अगर खरपतवार के भी वहां पर अवशेष हैं तो ये उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो रासायनिक प्रक्रिया इसमें चलेगी, जो बैक्टीरिया इसके काम करेंगे, वो सड़ाते गलाते हुए वो छोटे छोटे कीट जो गोबर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हानिकारक कीट की मैं बात कर रही हूँ, साथ के साथ उनके माध्यम से जो फंगस उसमें पैदा हो रही है उसको भी खत्म करेंगे। साथ के साथ ये खरपतवार के जो बीज या कुछ अंश उसके अंदर रह गए हैं उसको भी ये नष्ट करने का काम करेगा। इसलिए दोस्तों ये रामबाण प्रोडक्ट की तरह काम करेगा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ज्यादातर लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो पर मेरा यकीन मानिए अगर इनिशियल स्टेज में किसान ने गोबर खाद में इसको इस्तेमाल किया तो उसको इसका असर लंबे समय तक अपनी जमीन के अंदर दिखाई देगा, यानी कि पूरी फसल के अंदर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो अभी देखिए हमने ऑलरेडी आप लोगों को पहले अवेयर किया है कि आपके पास जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारे सारे किसान भाइयों को कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो टाइम है इस समय में किसान से ज्यादा बिजी पर्सन कोई भी नहीं है, ये बात फैक्ट है। और एक बार जब उनका काम शिद्दत से शुरू हो गया तो टाटा बिरला अंबानी भी उनके सामने आ जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने काम में लगे रहेंगे। तो जो ये बीच का टाइम आप लोगों को मिल रहा है, जो फ्री टाइम है, जिस वक्त किसान आपकी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इस सही समय में ही उनको ये चीज अवेलेबल करवा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लीडर जितने भी आज हमारी मीटिंग सुन रहे हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट प्रॉपर अवेलेबल हो। क्योंकि देखिए अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो हम किसान को सही ढंग पे सही समय पे कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे। तो हमारे सारे किसानों को कांटेक्ट कीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, कच्चा गोबर खाद जो खेतों में डालेंगे उससे नुकसान क्या होगा वो पॉइंट डिस्कस कीजिए। उसके बाद डेफिनेटली हमारे किसानों को ये चीज समझ में आएगी कि हम जो बात कर रहे हैं उनके फायदे के लिए कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहला काम जो सबसे श्री गणेश जहां से किसान भाई हमारे कर रहे हैं वहां पे आपने ये काम उनका करवा दिया। फिर बात आती है मेजर पॉइंट की, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है हमारा बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। देखिए दोस्तों ये चीज बार बार आप लोगों को बोली जाती है, हर फसल के लिए ये चीज लागू होती है। बीज उपचार एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसान अपनी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर लेते हैं। ये बात प्रूवन है, फैक्ट है। और जो किसान अभी धीरे धीरे बीज उपचार को लेकर के जागरूक होते जा रहे हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं। हम बार बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे आज एक छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद टीकाकरण की जरूरत है, वैसे ही आपकी फसल के लिए, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, आपके फल सब्जी अनाज दलहन तिलहन सारी फसल इसके अंदर आती है। हर फसल के लिए आपकी फसल का जो बीज उपचार की प्रक्रिया है वो टीकाकरण की ही प्रक्रिया है। यानी कि आप आपकी फसल को शुरुआत में ही इतना प्रोटेक्शन दे देते हो कि आपको बाद में उसके रिजल्ट बेहतर दिखाई देते हैं। और अभी बीज उपचार के लिए तो हमारे पास रामबाण प्रोडक्ट कंपनी लेकर के आई है। देखिए दोस्तों
बीजोरिच जो हम इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, इसको कंपनी ने पिछले लॉकडाउन में, आप समझ सकते इतने टफ टाइम में कंपनी ने लॉन्च किया था। इसके पीछे का कारण क्या, ताकि किसान इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले भी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों से कई सारे किसानों के रिटर्न में फोन आए हैं, आज भी वो लोग कांटेक्ट में हैं क्योंकि उनको उसके बेहतर परिणाम मिले हैं। पर बात करते हैं कि धान में स्पेशली बीज उपचार कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दो अलग अलग यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जो पहले नंबर का यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे धान का सिंपल बीज है। और राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पे जो बीज आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा अंकुरित वाला बीज है। अभी ये दो पद्धति का इस्तेमाल करते हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारे किसान जो धान की खेती करते हैं। दोनों के बीच के अंतर क्या है, ये वाला जो पहले नंबर वाला चित्र है, इसको बीज उपचार करके नर्सरी के अंदर डाला जाता है और फिर इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। दूसरे नंबर का जो बीज है, इसको क्या करते हैं किसान भाई हमारे, इसको नमी के साथ प्रिजर्व करके 24 से 48 घंटों के लिए रखते हैं ताकि ये जो बीज है थोड़ा अंकुरित हो जाए। यहाँ पे कई सारे दूसरे फंगिसाइड या कह लीजिए कई जगह पर तो केमिकल कंटेंट का भी किसान इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार के लिए, और इनको उपचारित करके ओवरनाइट छोड़ते हैं। 24 से 48 घंटे के बाद जब ये बीज को निकालते हैं और देखते हैं कि ये अंकुरित हो गया, तो इनको सीधा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सीधा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये दो पद्धति इस्तेमाल होती है। अभी इन दो पद्धति में से जो मैक्सिमम किसान का फोकस होता है कि जो पहले नंबर का बीज है, इसको तो हम उपचारित कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंकुरण नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरे नंबर का जो बीज है, इसको अंकुरण करने में हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा घबराते हैं, डर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बीज उपचार किया तो जो अंकुरित होकर के बीज आया, इनका ये अंकुर हट जाएगा और इनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, दोनों ही स्थिति में आपको गारंटेड बीज उपचार करना ही करना है, चाहे आप सिंपल बीज ले रहे हैं चाहे आपका अंकुरित बीज है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, हमारा 250 ml आरपीएस लेना है, 250 ml आपका बीजोरिच लेना है। देखिए सबसे पहले मैं कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कई बार कि बीजोरिच को या 250 ml मात्रा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 25 से 30 किलो बीज लिखा हुआ है। बीज का रेशियो किसान अपने मुताबिक भी सिलेक्ट करता है, चाहे वो सोयाबीन का हो चाहे आपका धान का हो। कई जगह पे वेरिएंट के हिसाब से भी बीज के अंदर वेरिएशन आता है, यानी कि 5-10 किलो ऊपर नीचे हो जाता है अलग अलग वेराइटी के बीज में। तो डजंट मैटर आपका बीज की मात्रा कितनी है, ये आपको एक टेंटेटिव मात्रा बताई जा रही है, यानी रिकमेंडेशन बीज जो आपको 25 से 30 किलो एक एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन कहीं जगह पर किसान इससे ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं। जहां पर सीधे बोनी होती है वहां पर तो बीज की मात्रा और ज्यादा होती है। तो मेरा समझाने का तात्पर्य केवल इतना है, फसल आपकी कोई सी भी है, अनाज, दलहन, तिलहन, आपकी एक बीजोरिच की बोतल यानी 250 ml की बोतल 1 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल होगी। अब चाहे सोयाबीन में कम बीज लगे, धान में ज्यादा बीज लगे या गेहूं में और ज्यादा लगे, बीज की कैलकुलेशन को मत देखिए, आप सिर्फ इतना फोकस कीजिए कि एक बोतल को हमें 1 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये 1 एकड़ की जमीन के अंदर जाना चाहिए। सीधा सा लॉजिक है। फिर बात करते हैं, अभी जो मैंने आपको दोनों यहाँ पे चित्र दिखाए हैं, इन चित्रों को अलग अलग बीज को आपको कैसे बीज उपचार करना है। तो सबसे पहली बात तो जो सबसे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आरपीएस और बीजोरिच आपने मिक्स किया कोटिंग करके, और इसको बीज को आपने बोनी के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया। अब जो दूसरे नंबर का बीज है जिसको किसान ओवरनाइट छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब आपने इसको रात भर के लिए भिगो करके छोड़ा है पानी में डाल करके, तो जब इसको आप निकालते हैं, निकालने के लिए बाहर बिछा के थोड़ा सा ड्राई करते हैं अंकुरित हुए बीज को, तो आपको कुछ भी नहीं करना, हाथों से काम मत कीजिए। आप जो अपना 15 लीटर का स्प्रे पंप आता है, उस पंप के अंदर आप दवाई को मिक्स कीजिए और इन बीजों के ऊपर छिड़काव करके कोटिंग कर दीजिए। उससे बेहतर ढंग से कोटिंग भी हो जाएगी और आपके अंकुरित बीज को नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद जब आपका वो बीज ड्राई हो जाता है, आपको उसको इस्तेमाल में ले लेना है। इतनी सरल और आसान तरकीब है बीज उपचार की प्रक्रिया की।
स्पेशली धान के अंदर। तो यहाँ पे आपको आरपीएस और हमारा बीजो रिच दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करना है बीज उपचार की प्रक्रिया में। अभी देखिए दोस्तों, कई जगह पे किसान को कंफ्यूजन भी है कि हम बीजो रिच के अंदर बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग से फंगिसाइड का भी हम मिक्स करके बीज उपचार कर सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ, बीजो रिच के अंदर कंपनी ने आपको बैक्टीरिया और मित्र फंगस, बेनिफिशियल फंगस जो जमीन से निकलने वाले मृदा जनित रोग को कवर अप करने का काम करते हैं, ये दोनों ही चीज मिक्स करके इस्तेमाल की है। यानी आपको फसल में मल्टीपल बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो ये बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर काम करेंगे दोस्तों, इसका सीधा सीधा आपकी फसल में 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धान के लिए ये वरदान है। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह रही हूँ, क्योंकि स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है, पिछले सीजन में ही बहुत सारे किसानों ने इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट लिए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो मेरा यकीन मानिए, किसान के लिए ये वरदान साबित होने वाला है अगर वो बीजो रिच के ऊपर फोकस करे। और मैं तो कहती हूँ ये इनिशियल स्टेज है, बाकी चीजों पे आप फोकस कीजिए मत कीजिए, लेकिन कम से कम आप बीज उपचार के ऊपर तो जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका काम वहां पे आसान होगा, हमारे किसान का डेफिनेटली वहां पे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, मैं 10 से 15% बोल रही हूँ, कुछ लोगों ने तो 15 से 20% भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही जा रही है, ये प्रूवन है, साबित हो चुकी है कि आपका बीजो रिच उत्पादन क्षमता को, प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। और बात वही है, हम तो कहते हैं 2 बोरी का भी उत्पादन हमारे किसान को बढ़ के मिला, उसने कितना 400-500 रुपए का खर्चा किया है, 1 या 2 बोरी का भी उत्पादन निकल के आया। तो आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, आप सब लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में एकदम परफेक्ट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान को कितना बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये हम सिर्फ इनिशियल स्टार्टअप बोल रहे हैं, अगर वो फसल दर फसल इस प्रोसेस को प्रॉपर ढंग से फॉलो करेगा तो वो अपना काम और बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, बीज उपचार की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, अपने किसानों को जो भी हमारा सीड ट्रीटमेंट का जो वीडियोस है उसको फॉरवर्ड कीजिए। जो चीज मैं आपको यहाँ पे वर्बली बोल रही हूँ, उसमें वीडियो में सब चीजें आपको डिटेल में समझाई गई है। आपका काम ही आसान है, आपको सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड करना है, हमारे किसान उसको हिंदी भाषा में सुनेंगे और अपने आप अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये चीज हमारे काम की है। नहीं लगता है, हमारे सारे वीडियोस जितने भी आपके सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप उठाइए, हमारे किसान को फॉरवर्ड कर दीजिए, पर्टिकुलर एक जो पार्ट है उसको क्रॉप करके सेंड कीजिए, किसान को अपने आप दिमाग में ये चीज बैठेगी कि नहीं, ये हमारे बेनिफिट की बात कर रहे हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए दोस्तों, हमने सारी चीजें सीख ली, समझ ली, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब मेन अगर इस्तेमाल करने की चीज ही हमारे पास नहीं होगी तो वो फिर ये ज्ञान किसी काम का नहीं। यानी कि अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पीक सीजन चल रहा है, खरीफ की फसल जो भी, अभी सोयाबीन से लेकर के धान तक हर एक फसल के अंदर हमारा बीजो रिच इस्तेमाल होगा। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे किसान को क्या चीज दे पाएंगे? देखिए दोस्तों, कंपनी अपना बेस्ट टू बेस्ट ट्राई कर रही है, मैनेजमेंट की कोशिश है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन निकाल करके दे, जहां पे कंपनी बिल्कुल नहीं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जिस एरिया के लोगों ने प्रॉपर तरीके से पहले बुक करा लिया, उनको वो मटेरियल अवेलेबल हो गया, और आपने बुक ही नहीं कराया, आपके पास मटेरियल ही नहीं है, तो बात वही है, किसान इंतजार नहीं करेगा, वो वेट नहीं करेगा कि आप उनको 2 दिन के बाद देंगे या 3 दिन के बाद देंगे। उनको जो चीज उस वक्त मिलेगी, चाहे वो केमिकल हो या कुछ भी हो, वो उसको यूज करेंगे और बोनी कर देंगे, और फिर हम लोग बैठे रह जाएंगे कि हम लोग हमारे बीज उपचार का रिजल्ट किसान को नहीं दिखा पाए। तो ये गलती हमें कतई नहीं करनी है। ये बार बार आपको सारे महागुरुज, मैनेजमेंट, सब चीज बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज 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 अपने पास स्टॉक बिल्कुल रखिए। एटलीस्ट जितने फार्मर्स के साथ आपने पिछले साल काम किया था उतनों के लिए ही रखिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बल्क में स्टॉक भर लीजिए, पर जिनकी जरूरत है उनको तो हम कम से कम फुलफिल कर पाए। मेरा यकीन मानिए,
नया किसान भी इस प्रोसेस को अपनाएगा, वो आपके पास 10 बार मुड़ के आएगा कि आपने उसको जो चीज बताई है वो अभी तक उनको मार्केट में किसी ने नहीं बताई। इसलिए मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अगर किसान बीज उपचार में पर्टिकुलर धान में ज्यादा फोकस करेंगे, उनको पूरी फसल के अंदर इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलने वाले। तो इसके ऊपर हमें शिद्दत से काम करना है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नर्सरी के ऊपर, यानी नर्सरी का जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट है, उसको हमको कैसे फोकस करना है। देखिए दोस्तों, हम कई बार क्या सोचते हैं, किसान के कई बार क्या चीजें हो जाती, गलती आप कह सकते हो कि नर्सरी हम लगाते तो हैं, लेकिन अगर नर्सरी के ऊपर प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं की जाए और उस समय आपकी फसल पीली पड़ जाए, तो उसका आपको बाद में नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, कीटों के प्रबंध के ऊपर फोकस नर्सरी के अंदर भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात, नर्सरी के अंदर थोड़ा बहुत पीलापन दिखाई दिया, सबसे पहला काम किसान करता है यूरिया इस्तेमाल करने का। अब यूरिया का तो चलन है, फसल पीली दिखाई दी, हमने ला करके यूरिया डाला, 4 दिन 2 दिन के बाद हमारी फसल हरी भरी, किसान खुश संतुष्ट कि मेरे यूरिया ने काम कर दिया, असर आ गया। ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। आप ये चीज हमारे किसान भाइयों को समझाइए कि यूरिया उस समय की उसकी जरूरत नहीं है। आपको फसल को, नर्सरी के पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। इनकी जो 15 दिन 20 दिन का ये टाइम है, बच्चे की तरह प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी आपको नर्सरी की। ये समय अगर ढंग से निकालेंगे तो आने वाली फसल ऑटोमेटिकली हमको बेहतर मिलने वाली है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें क्या करना है, हम जब भी नर्सरी का मैनेजमेंट या प्रबंधन समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इनिशियल लेवल, यानी आपकी नर्सरी आपने लगाई, बिना किसी देरी के यूरिया अगर किसान डाल भी रहा है, नहीं मान रहे हैं, आप उनको समझाइए, कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दे, एकदम कट ऑफ नहीं भी कर रहे हैं तो एकदम नॉमिनल क्वांटिटी वो यूरिया की डालें, लेकिन उसके साथ एडिशनल आपको आरपीएस ऐड करवाना है। देखिए दोस्तों, आरपीएस जमीन में भी काम करेगा, फसल के ऊपर भी काम करेगा, और सबसे बड़ी बात, फसल के ऊपर ये इमिडिएटली हमारे पौधे को हरा भरा करने का काम करता है। तो जो यूरिया की काम करने की तकनीक थी, उसकी जगह पे अगर आपने आरपीएस ऐड करवाया, तो ये आपकी फसल में मल्टीपल बेनिफिट देगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, सिल्को रिच पाउडर भी आपको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिल्को रिच हमारा है कीटनाशक, यानी ये आपके कीटों को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मल्टीपल बेनिफिट है। सबसे पहली बात तो, इसके अंदर जो हम सिलिकॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिलिकॉन जब आप आपकी पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं और ये सही ढंग से पेनिट्रेट होकर के गहराई में जाएगा, तो ये पत्तों के सरफेस एरिया को हार्ड बनाएगा, पीलेपन को दूर करने का काम करेगा। इन बिटवीन आपकी नर्सरी में जो भी छोटे छोटे कीट पतंग या दूसरे किसी भी कीट ने अगर अटैक किया, तो ये पैरेलल उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हमको नर्सरी से ही ये चीज के ऊपर फोकस करना है, ऐसा नहीं कि नर्सरी में हमें किसी चीज का ध्यान नहीं देना है। तो स्पेशली जिन्होंने नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये चीज समझाइए। मैं तो कहती हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए, आपका काम और आसान। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, मेंशन कीजिए कि भाई 1 लीटर पानी में 1 ml आरपीएस मिला दो, 2.5 ग्राम अपना सिल्को रिच मिला दो, दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दो, साथ में अपना चिपको स्टिको रिच ऐड करना ही करना है। आप देखिए, मानसून की फसल में, किसी भी फसल में आप छिड़काव कर रहे हो, हर छिड़काव में आपको चिपको इसलिए मिक्स करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ। चिपको या हमारा स्टिको रिच एक ऐसी चीज है जो आपकी दवाई के असर को और बेहतर बना देती है, प्रॉपर फैलाने का काम करेगी, चिपकाने का काम करेगी। दूसरी जरूरी चीज, इस दवाई को पत्तों की गहराई में पहुंचाने का, यानी कि पेनिट्रेशन का काम करेगी, जो हमारी मूलभूत जरूरत है। सिल्को रिच के साथ आपने चिपको ऐड किया, उसने क्या किया, उस सिलिकॉन को पत्तों की गहराई में पहुंचा दिया। तो जो हमें पत्तों के अंदर पीलापन दिख रहा है या बाद में जो फसल के ऊपर असर दिखाई दे रहा है, उसको कंट्रोल हमने किससे कर लिया, सिल्को रिच से कर लिया। और पर सिल्को रिच का सिलिकॉन पहुंचे तो सही जगह पे, उसके लिए हमें यहाँ पे चिपको ऐड करना ही करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमको नर्सरी का प्रबंध करना बहुत जरूरी है, यानी नर्सरी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही किसान का काम आसान होगा। उसके बाद जो अगला क्रम आता है दोस्तों, वो है आपका पटली। देखिए
देखिए दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है हमारे किसानों के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं है, जानी पहचानी ही है। अभी ये प्रक्रिया को करने के पीछे का मकसद क्या है, सबसे बड़ी बात तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे कि ये जो खेतों में पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर ये जो ट्रैक्टर से पूरी मिट्टी को उलट पलट किया जा रहा है या एक समान किया जा रहा है, सबसे मेजर इसके फायदे आपको क्या देखने को मिलते हैं कि अगर आपकी जमीन में पिछली फसल का कुछ भी, अगर कीटों के कुछ जीव रह गए हैं, अंडे रह गए हैं, तो उनको नष्ट करने में हमको सहायता मिल जाती है इस प्रक्रिया के माध्यम से। साथ के साथ आपका जो खरपतवार, अगर उसका कुछ अंश जमीन के अंदर रह गया, उसको भी हम काफी हद तक क्योर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके। आपकी मिट्टी जो है एक समान हो जाती है, प्रॉपर तरीके से मिक्सअप हो जाती है, और मिट्टी की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इस स्टेज में आपको क्या करना है, हमारा दानेदार इस्तेमाल करवाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो लैंड प्रिपरेशन इस वक्त हो रहा है, जो मिट्टी के ऊपर पडलिंग का काम हो रहा है, यहाँ पे अगर आपने दानेदार इस्तेमाल करके ऊपर से ये प्रक्रिया जब किसान इस्तेमाल करेगा, तो हमारा दानेदार क्या होगा, मिट्टी के हर एक एरिया में प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा, प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा। फिर जब बाद में हम खेतों में पानी भरेंगे, तो मिट्टी के अंदर तो हमारा आरपीएस अवेलेबल है, वो अपना काम बेहतर बनाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पानी भरने के बाद फोकस करेंगे कि अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करें, लेकिन जो मेन नीचे जड़ है, नीचे की मिट्टी जो है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन को अवेलेबल कराने के लिए ही ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे सोने पे सुहागा आपका काम क्या करेगा, आरपीएस दानेदार। तो यहाँ पे आपको ये दानेदार ऐड करवाना है इस प्रक्रिया में। अगेन वही बात, सेम फोटो लेकर के हमारे किसानों को फॉरवर्ड कीजिए कि भाई ये प्रोसेस इसलिए आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ पर आपको मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जो 2-4 मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं, उनको नोट डाउन कीजिए, एज इट इज किसान को फॉरवर्ड कीजिए, हिंदी के अंदर ही उन्हें बताइए, समझाइए, डेफिनेटली हमारे किसान भाई समझेंगे। और जो मीटिंग के अंदर हमारे किसान भाई हैं, उनको ऑलरेडी मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रोसेस, जो है रूट डिपिंग। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वैसे तो ऑप्शनल है, यानी कि कई जगह पे क्या होता है, जब किसानों को ये प्रक्रिया इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, तो किसान का सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है, दूसरा काम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन कहने के लिए ये ऑप्शनल है, पर ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है ये चीज। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी हमारी फसल है, जैसे फल में सब्जियों की फसल की बात करूं, मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है, इनके हम क्या करते हैं, पौधे तैयार करते हैं नर्सरी में। पौधे को तैयार करने के बाद उसको रूट को डिप करना, यानी कि जड़ को डुबा करके उपचारित करके लगाने का हमें बहुत अलग फायदा देखने को मिलता है। यही प्रोसेस हमें हमारे धान की फसल में भी अगर हमारा किसान कर सकता है, तो ये बहुत बेहतर चीज है। आप यकीन मानिए, इसका भी आपको बहुत अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस भी हमें किसान भाइयों को समझानी ही समझानी है। करना क्या है, हमको 100 लीटर पानी के अंदर 250 ml आरपीएस मिक्स कर लेना है, 250 ml बीजोरिच मिक्स कर लेना है। जितनी भी जो जड़ें हैं जो हमने निकाली है, पौधे जो निकाले हैं, उनके रूट को डिप कीजिए और उसको बोनी कीजिए। अभी देखिए, कई जगह पे क्या होता है, किसान का कहना ये भी होता है कि भाई हम लोग बार बार रूट को डिप कर करके नहीं लगा सकते। तो इसका और आसान तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, जो हम बाकी की फसलों में, स्पेशली मध्य प्रदेश के अंदर, जब हम लोग प्याज के और लहसुन के कण तैयार करते हैं, उसके अंदर जो हमारे किसान इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपने पौधे निकाले नर्सरी से, किसान निकाल करके एक जगह पे इनको रख रहा है, वापस से वही आपको स्प्रे पंप लेना है, जिसके अंदर आपने ये दवाई मिक्स की, और उनकी जड़ों को पूरी तरीके से तरबतर यानी गीला कर देना है आपको, ताकि वो दवाई पूरी तरीके से जड़ में लग जाए। ये आपकी जड़ भी उपचारित हो गई, जिसको हम रूट डिपिंग कह रहे हैं, जिसका मल्टीपल बेनिफिट आपको फसल में बाद में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी हमारा एक एडिशनल पॉइंट है। अगर ये किसान को हम बताएंगे, तो इसके माध्यम से भी उनका उत्पादन और ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी कि जो मेजर प्रॉब्लम आपकी फसल में हमको देखने को मिलती है, वो होते हैं कीटों का प्रकोप। अभी देखिए दोस्तों, कीटों के प्रकोप की अगर हम धान के अंदर बात करें, तो बेसिकली दो
बीमारी भी आपको 2 से 3 प्रकार की देखने को मिलती है। उन्हीं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तना छेदक। अभी देखिए तना छेदक का लाइफ साइकिल क्या है या कैसे ये तैयार हो रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन मेरा प्रॉपर तरीके से विजिबल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे कर्सर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्हाइट कलर का आपको एक पतंग दिखाई दे रहा है, कीट पतंग। ये पतंग क्या करेगा, मैटिंग करके ये पत्तों के इस सिरे के ऊपर इसने ये अंडे दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर के जो गुच्छे हैं इसके अंदर इसके अंडे हैं। अभी हम अंदाजा लगाइए कितने अंडे होंगे। ये दोस्तों हजारों लाखों की तादाद में ये अंडे हैं, यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने अंडे हैं। अभी आप सोचिए इतने हजारों की तादाद में जब ये अंडे निकलेंगे तो फिर इन अंडों से कितना ज्यादा रेपिडेडली इन्फेक्शन निकलना शुरू होता है। और होता क्या है, ये जो पत्तों के जो ये सिरे हैं आप देख सकते हैं, ये तने के अंदर ये अंडे देते हैं, यहाँ से ये बच्चा निकल करके तने के अंदर जाकर के, क्योंकि इनका मेन काम ही अंडे से बाहर आकर के पत्ती का सेवन करना। तो जब ये तना छेदक इल्ली जब तैयार हो जाती है, वो अंदर अंदर बढ़ के आपकी फसल को नुकसान करने का काम करती है। सबसे बड़ा नुकसान क्या, जब फली निकलने का वक्त आएगा तो जो उसका जो न्यूट्रिशन जहां पे तैयार होने चाहिए थे वहां को ये उस पर्टिकुलर एरिया को ये पूरी की तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जिसका असर हमको सीधा सीधा उत्पादन में देखने को मिलता है। प्रॉपर तरीके से फलियां तैयार नहीं होती हैं, इतना बड़ा ये अटैक करने का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कीड़े हैं इनके जो आपको ये अगर अंडे इस प्रकार से हमारे किसानों को खेतों में दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको किसानों को प्राकृतिक तरीका बताना है इनको कंट्रोल करने का, ताकि किसान के मन में देखिए ये ना रहे कि हम सिर्फ खर्चे खर्चे की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर खर्चे की ही बात करनी होती तो हम आपको ए से लेकर के जेड तक कभी भी इन कीड़ों के बारे में डिटेल में नहीं बताते। हम बताते क्यों है, ताकि हमारे किसान भाई का काम और आसान हो, उनका खर्चा कम हो, कम खर्चे में वो बेहतरीन काम करे। तो इसका प्राकृतिक तरीका क्या है कंट्रोल करने का, कि जिन पत्तियों पे आपको ये इस प्रकार के कीड़े दिखाई दे रहे हैं उनको काट करके जला दीजिए। ये सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका हो गया। उसके बाद भी इनका इफेक्ट नहीं जा रहा है, फिर भी आपको ये पतंग दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इम्यूनोरिच अल्ट्रा और सिल्कोरिच को मिक्स करके हमारी फसल के ऊपर इसका स्प्रे करना ही करना है। देखिए दोस्तों, इम्यूनोरिच के लिए हम हर फसल के लिए ये चीज बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट है आपकी फसल के शुरुआती दौर से ही इस्तेमाल होगा। इसका काम करने का तरीका क्या है, सिल्कोरिच का काम करने का तरीका क्या है, मैं दोनों चीज यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी। देखिए दोस्तों, आपने इम्यूनोरिच का स्प्रे किया, इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, नीम भी है, करंज भी है, लहसुन भी है, अदरक भी है, इन सब का अर्क इस्तेमाल किया है। तो जो इसके अंदर करंज है, करंज के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अंडे के जो जीव है उसको खत्म करने का काम कर देता है। तो ये क्या होगा, जो पत्तियों के ऊपर जो अंडे के थोड़े बहुत अगर प्रकोप कहीं पे रह जाएंगे तो वो अंडे को नष्ट करने का काम कर देगा करंज। उसके बाद जो इसके ऊपर नीम है, नीम जब आपकी पत्तियों के ऊपर पड़ा रहेगा और मान लीजिए कुछ प्रतिशत अंडे रह भी गए, उनसे जैसे ही बाहर ये इल्ली आएगी, सबसे पहले वो पत्ते को, तने को छेदने का काम करेगी, खाने का काम करेगी। और उसके मुंह में जैसे ही नीम जाएगा, कड़वा होने के कारण वो पत्तियों का भोजन करना बंद कर देगा और ऑटोमेटिकली फिर वो मरने की कगार पे आ जाते हैं। पत्तियों को अटैक ही नहीं करेंगे तो आपका नुकसान ही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आपने इनिशियल कंट्रोल कर लिया। इम्यूनोरिच अल्ट्रा लाइफ साइकिल को अलग अलग मोड पे खत्म करते हुए आपका काम करेगा, इसलिए आपको इसको बिना इंतजार के, बिना देरी के इस्तेमाल करना ही करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml मात्रा मिक्स करके चिपको के साथ ऐड करके छिड़काव कर दीजिए। अब यहाँ पे जो सिल्कोरिच हमने इस्तेमाल करवाया है, देखिए सिल्कोरिच के अंदर मैंने आपको बताया सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर। अभी ये सिलिकॉन क्या है, मल्टीपल बेनिफिट कर रहा है। जो पत्तियों के ऊपर पीलापन आया है वो गहराई में पहुंचेगा, साथ के साथ ये जो पत्तियों में जब पेनिट्रेट होगा आपका सिलिकॉन, तो वो पत्तियों को कड़क बना देगा, थोड़ा थिक कर देगा, जिससे जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो तने को भेदने का, छेद करने का काम करेंगे, वो उनसे आसान तरीके से नहीं हो पाएगा। ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, जो सिलिकॉन
डाइऑक्साइड पाउडर है, इसकी एक खासियत है, ये क्या करता है, कीड़ों के शरीर के अंदर कट लगा के उनकी शरीर के पूरे पानी को सोख लेने का काम करता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मल्टीपल प्रोटेक्शन दे करके अपनी फसल को इनसे प्रकोप से बचा लिया। देखिए दोस्तों, यही एक ऐसा कीड़ा है जो सबसे ज्यादा नुकसान करने का आपकी फसल के अंदर काम करता है। तो बिना इंतजार के, बिना देरी के हमें ये दोनों मिक्स करके ऐड करके स्प्रे करना है। चिपको इसके अंदर डेफिनेटली ऐड करना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे प्रकोप आता है वो आता है हॉपर्स का, ग्रीन हॉपर्स का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कीड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये हॉपर इस प्रकार से आपकी पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर इस तरीके से चिपक जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी, यहाँ पे जब ये कीड़े इस प्रकार से आपकी फसल के ऊपर अटैक करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा फसल का कुछ भाग आपको पूरा ऐसा पीला पीला जला हुआ दिखाई देता है, जैसे वो पार्ट पर्टिकुलर जल गया है। जब आपको ऐसा जला हुआ हिस्सा एक पर्टिकुलर दिखाई दे, मतलब समझ लीजिए वहां पर हॉपर्स का, ग्रीन हॉपर्स का अटैक है, जिसके कारण फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। तो ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे इनिशियल लेवल पे हमारा क्रॉप गार्ड इस्तेमाल करना है। क्रॉप गार्ड यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों क्यों कही जा रही है, क्योंकि देखिए क्रॉप गार्ड के अंदर जो है हमने बैक्टीरिया और फंगस, आपका VBM और आपका एक बैक्टीरिया BT, VBM यानी वर्टिसिलियम है, मेटाराइजम है, उसके बाद इसके अंदर न्यूमोरिया भी है। तो ये इस प्रकार से जितने भी हमारे इसमें बैक्टीरिया और फंगस हैं, ये क्या करते हैं, सभी कीटों को, प्रकोप को बचाने का काम करते हैं, प्रकोप को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी देखिए बारिश का, मानसून का सीजन है, मानसून के सीजन में आपने देखा कि भाई मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, बादल छाए हुए हैं, ये परफेक्ट टाइम है आपके क्रॉप गार्ड को इस्तेमाल करने का, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस है ये उनको अनुकूल वातावरण कब मिलता है, जब वातावरण में बहुत ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होगा, नमी अवेलेबल होगी, ये बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से आपकी फसल के ऊपर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। आपने देखा कि भाई ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, या अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा नमी नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इम्यूनोरिच अल्ट्रा और सिल्कोरिच इन दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हॉपर्स को, ग्रीन हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए तीन प्रोसेस दिए हैं कंपनी ने आपको। डोजेज इसके क्या रहेंगे, क्रॉप गार्ड को 1 लीटर पानी में 5 ml मिलाना ही मिलाना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। आपका इम्यूनोरिच अल्ट्रा 1 लीटर पानी में 2 ml, और सिल्कोरिच पाउडर की जो मात्रा, स्टैंडर्ड जो इसका डोज है इन फसल के ऊपर स्प्रे करने का, 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम पाउडर। इसको इस प्रकार से चीजों को रेक्टिफाई करके, समझते हुए, एकदम अटैक दिख रहा है फसल के ऊपर, तब आपको सबसे इनिशियल हैंडल क्या करना है, क्रॉप गार्ड का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से ये कीड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, जो 2 मुख्य कीट हमारी धान की फसल में जो अटैक कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो रोग की अगर हम बात करें तो धान की फसल में मेजर हमको 2 प्रकार के रोग दिखाई देते हैं। एक तो सबसे पहला हमें क्या दिखाई देगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाला रोग दिखता है। दूसरा हमको ब्लास्ट रोग दिखाई देता है। ये जो है ब्लास्ट, ये आपका फंगस के द्वारा जनित होने वाला रोग है, और ये बैक्टीरिया के माध्यम से पैदा होने वाला रोग है। यानी दोनों ही जो रोग है, एक बैक्टीरिया के कारण आ रहा है और एक फंगस के कारण आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब अगर ये रोग हमको हमारी फसल के अंदर दिखाई देगा, स्पेशली मैं ब्लास्ट की बात करूं, अगर धान में ब्लास्ट रोग आ गया तो ये फिर आपकी पूरी फसल को हानि पहुंचाने का काम करता है। यानी कि सीधा सीधा 70 से 80% तक हमारे उत्पादन की जो क्षमता है वो घटाने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो सबसे बड़ी बात, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो ये बैक्टीरिया और जो फंगस है, इनको हैंडल करने के लिए धन्वंतरी के पास ऑप्शन में क्या है, तो हमारे पास प्लांट गार्ड अवेलेबल है। जो हम क्या कर रहे हैं, जो पौधों के ऊपर जितने भी हमको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो देखिए अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, ब्लास्ट है, उत्सुक, उग्रा, उक्टा, हमारे अलग अलग किसान अलग अलग लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं, ये हर प्रॉब्लम के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट कंपनी लेकर के आई है। इसके अंदर हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट
का इस्तेमाल किया है, तो इसको आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी के अंदर आधा से 1 ग्राम मात्रा प्लांट गार्ड की ऐड कीजिए, इसके साथ चिपको ऐड कीजिए और अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कीजिए। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत इसका इन्फेक्शन दिखाई देता है, चाहे ब्लास्ट दिखाई दे, चाहे आपको लीफ ब्लाइट दिखाई दे, दोनों में से कोई सी भी प्रॉब्लम अगर हमें इनिशियली नजर आती है, तभी से हमको उसको कंट्रोल करना है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर देखिए इस चीज को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेशली बैक्टीरियल ब्लाइट को मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें किसान को ये चीज समझानी होगी कि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देने से बचें। अत्यधिक नाइट्रोजन अगर किसान इस्तेमाल कर रहा है तो ये बैक्टीरिया बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दो परेशानियों के लिए या बीमारी जनित, ये जो भी हमें रोग दिखाई देते हैं फफूंद जनित या बैक्टीरिया से निकलने वाले, इनको कंट्रोल करने के लिए धन्वंतरी के बास्केट में आप लोगों के पास प्लांट गार्ड अवेलेबल है दोस्तों। ये आने वाले सीजन में किसान को काम आएगा, तो उसके हिसाब से इस चीज को रेक्टिफाई करके आप इसका भी स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि बात सिर्फ देखिए वही है, जब परेशानी आएगी आपके पास चीज अवेलेबल नहीं होगी तो किसान को केमिकल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हर एक प्रॉपर चीज का स्टॉक अपने पास रखिए। मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रही हूँ, जितनी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, आपको लगता है आपके काम ये चीज आने वाली है, जैसे बीजो रिच हो गया, या फिर हम बात करें हमारा आरपीएस तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता ही है, प्लांट गार्ड है जो मेजर रोग को कंट्रोल करना है, क्रॉप गार्ड है, जो चीजें किसान को ज्यादा से ज्यादा लगने वाली है उन चीजों का अपने पास बेहतर ढंग से स्टॉक रखिए। क्योंकि जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा कंपनी अपना जो मटेरियल है वो डिवाइड करना शुरू करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को निर्णय लेना है ये सारी प्रॉब्लम को, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो 2 कीड़े अटैक करते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया, जो मेजर रोग आपको फसल के ऊपर दिखाई देते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब बात करते हैं प्राकृतिक सोर्स के माध्यम से, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से भी इन कीड़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज है हम लोग मल्टीपल टाइम हमारे किसानों को, हमारे लीडर्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे कृषि मंथन में भी इस चीज का वर्णन किया गया है कि प्रकृति ने अगर आपके साथ कुछ चीज गलत की है या कह लीजिए कुछ नुकसान करने के लिए अगर चीज पहुंचाई है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी प्रकृति ने ही ऑप्शन दिया है। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी फसल में आतंक मचाने वाले, अटैक करने वाले कीड़े अवेलेबल हैं, तो साथ के साथ उनको उन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खत्म करने वाले कीट भी अवेलेबल है, जिसको हम कह सकते हैं किसानों के मित्र कीट, वो भी आपके पर्यावरण में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जो पहले ये पेस्ट है जो पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहे हैं सीधे हाथ पे, ये जो आपकी फसल में आतंक मचाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वो सभी कीट हैं जो आपकी फसल पे जो नुकसान पहुंचा रहे कीट हैं उनको खाने का काम करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़े बड़े हॉपर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आपको छोटी मक्खियां दिखाई दे रही हैं। ये सारे जो कीड़े हैं ये नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाने का काम करते हैं प्राकृतिक रूप से। प्रकृति ने ये क्योर करके दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम जितना केमिकल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो इनको नष्ट करने के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इनके साथ ही खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि केमिकल तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो तो दोनों के ऊपर पैरेलल काम करेगा। ये तो बात हुई कीड़ों की। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात मैं बात करूं, अगर हमने कुछ प्रतिशत केमिकल रिड्यूस किया तो होगा क्या, ये जो आपके प्रकृति को मित्र कीट हैं वो किसकी तरफ आ जाएंगे, हानि पहुंचाने वाले कीटों की तरफ आएंगे, और इनका कंट्रोल भी आपको आसान ढंग से हो जाएगा। यानी किसान को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, तो ये चले गए। पर जो मेजर प्रॉब्लम है, अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चूहा जो दिखाई दे रहा है। अभी देखिए स्पेशली जहाँ छत्तीसगढ़ के जो लीडर्स के साथ हमने काम किया है, किसानों के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस चूहे की, वो भी धान की फसल में। अभी देखिए इसको नष्ट करने के लिए हम हैवी से हैवी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो फसल के अंदर और हमारे ऊपर साइड इफेक्ट कर जाए, लेकिन फिर भी इनको नष्ट नहीं करता। लेकिन अभी देखिए क्या है, इसको भी प्राकृतिक रूप से डिफेंड करने वाला
ये पक्षी है जो इसको ले जाने का काम करेगा। लेकिन इस पक्षी को मौजूद रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये प्राकृतिक रूप से इसको कंट्रोल करे और किसान का काम आसानी से हो जाए। तो अगर इस प्रोसेस को भी समझे, किसान इस्तेमाल करे, समझने की कोशिश करे, तो ये आसान सी पद्धति है, टेक्निक है, जिसको समझ के हर कोई किसान अपना काम और ज्यादा आसान कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है, ये सारी जो भी पॉइंट हमने बोनी से लेकर के आपकी पूरी फसल के ऊपर बीमारी आने तक, ये बेसिकली हमारे धान की उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने की धन्वंतरी की टेक्निक थी, धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर हमने इसके डिस्कशन किया। लेकिन जो मेजर पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना है वो ये है दोस्तों कि हमें हर किसान को कन्विंस करना है। यहाँ पे जितनी मीटिंग में फार्मर्स बैठे हुए, मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यूरिया की मात्रा को कम कीजिए। देखिए, ये हम समझते हैं कि एकदम से हटाना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 2 बोरी की जगह 4 बोरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपको उत्पादन बहुत ज्यादा बेहतर मिलके आ रहा है? दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन देने का ही आपको धान के अंदर साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो हमें कन्विंस करना है हमारे फार्मर्स को कि अगर आप जो यूरिया की मात्रा को घटाओगे, उसी घटी हुई मात्रा में जैविक की मात्रा को अगर ऐड करेंगे, उसका आपके उत्पादन के ऊपर असर पड़ेगा। और उत्पादन के ऊपर असर पड़ने का मतलब क्या, हमारे किसान को मॉनेटरी टर्म में फायदा देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हमको हर किसान को समझाना भी है और हमारे किसानों को समझना भी है। दूसरी चीज दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको एक पंक्ति दिखाई दे रही है, अभी तक इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, लेकिन धन्वंतरी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या होगा अभी आने वाले टाइम में, हम किसानों को क्या बोल रहे हैं कि आप जो अनाज पैदा कर रहे हो, उसी अनाज में से कुछ अनाज आप निकाल करके अपने पास रखिए, जिसको आप अगली फसल के अंदर बेहतर ढंग से बीज के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर हम धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपकी फसल की क्वालिटी बेहतर होगी, तो उस बेहतर क्वालिटी का बीज जब आप अगले साल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, हम जो बीज लगाते हैं तो हमको फसल में कई जगह पर आप नोटिस करेंगे कि कुछ एक पौधे जो है थोड़े से एक समान रूप से नहीं दिखाई देते, एकदम अलग दिखाई देते हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबे दिखाई देंगे, यानी कि आप जब दूर से खड़े होकर के पंक्तियों को देखोगे तो वो आपको अलग ढंग से ही पौधे नजर आएंगे, यानी कि वहां पर शायद हो सकता है कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म प्रक्रिया हुई है, जिसकी वजह से उसकी जो प्लांट की वृद्धि है, पौधे की जो वृद्धि है, अलग रूप से उसका विकास हुआ है, जिसके कारण पौधे के अंदर हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई को क्या करना है, सबसे पहले तो जब हम इसी फसल के अंदर से अपना बीज लेने वाले हैं, तो आपको इनिशियली ही इन पौधों को निकाल करके अलग कर देना है। निकाल लीजिए, अलग कर दीजिए, उसके बाद जो आपकी फसल की कटाई होगी, उस कटाई में से आपको आपका बीज निकाल करके रखना है और प्रिजर्व करके आप संभाल के रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आम तौर पे क्या हो रहा है, हमारे किसान भाई इस प्रकार से ये पॉलिथीन के अंदर भर के इसको पैक करने की तरकीब को किसानों को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम जगह पे, कई जगह पे क्या होता है कि बोरे के अंदर भर के भी अनाज रख लिया जाता है। अभी आप देखेंगे ये जो पॉली बैग है, ये एक कट्टे के अंदर भी पॉली बैग, प्लास्टिक का जो है ये बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग आता है, यानी कि इसको वापस से हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इसके कोई हानिकारक साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। तो अभी इसके अंदर रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ताकि कुछ भी वायु के अवशेष या वायु के कुछ भी हवा के कण ये बीज के संपर्क में ना आए और हमारे बीज को नुकसान ना पहुंचे, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो अभी हमारे जब किसान इस बीज को प्रिजर्व करके रखेंगे, तब हमको हमारे ग्रेन रिच को प्रमोट करना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्रेन रिच है, ये हमारे किसी भी प्रकार के अनाज को कीड़े लगने से, घुन लगने से प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जो कि 100% नेचुरल है, जैविक है। 50 ग्राम का ये सैशे 50 किलो के बीज को सुरक्षा देने का काम करेगा। तो आप हमारे किसान भाइयों को समझाइए, पूरे जो हम अनाज हमारे पास प्रिजर्व करके रख रहे हैं उसमें इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन
जो वो अपनी फसल में से बीज निकाल के रखने वाले हैं, जो वो अगले साल इस्तेमाल करेंगे, अगली फसल में जब इस्तेमाल करेंगे, कम से कम उसको सुरक्षा के दौर पे ये ग्रेन रिच के साथ हमें कोट करना है, फिर उसको पॉलिथीन के अंदर भर के हमें प्रिजर्व करके अपने पास रखना है, ताकि हमारा जो बीज है और ज्यादा बेहतर क्वालिटी का रहे, बेहतर क्वालिटी के साथ किसान उसको इस्तेमाल कर पाए और किसान को बाहर कहीं दिमाग ना लगाना पड़े बीज के लिए। ये टेक्निक भी आप हमारे किसान भाइयों को समझा सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हम एक पूरे राज्य के आधार पर अगर धान की फसल के बारे में जानने की कोशिश करें, पहले भी आप लोगों ने समझा है लेकिन फिर से रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे नए गेस्ट हैं या जिन लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सुना, उनके लिए थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दुनिया भर में अगर आप धान की किस्मों के बारे में बात करेंगे तो लगभग 40,000 धान की वैरायटी उगाई जाती है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिविजुअल हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख किस्में उगाई जाती है। अभी आधे से ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, हमारे किसानों को ही नहीं मालूम है। हम हाइब्रिड के ऊपर इतने फोकस कर चुके हैं कि हम बाकी की तरफ फोकस ही नहीं करते। जैसे हमारा लाल चावल हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया, ये नाम तो हमने फिर भी थोड़े बहुत सुने हुए रखे हैं, लेकिन अभी शायद आप लोगों को पता हो ग्रीन राइस के ऊपर भी हमारे किसान काम कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये मुझे बहुत प्राउड के साथ कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कुछ एक एरिया के ही किसान है जो इन धान की फसल के ऊपर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, यानी कि वेराइटी की मैं बात कर रही हूँ। आप छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ को वैसे भी धान का कटोरा कहा ही जाता है, आपको हर वेरिएंट का राइस मिलेगा, रेड राइस से लेके ब्राउन राइस से लेके ब्लैक और यहाँ तक कि ग्रीन राइस तक भी हमारे किसान लेकर के आ रहे हैं। तो ये इसके ऊपर फोकस करने के पीछे का रीजन क्या है, ताकि हमारे हर किसान इस अलग अलग वेरिएंट को समझे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन जितनी भी वैरायटी है इनका अलग अलग मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इसकी जितनी वैल्यू है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है कि भाई सफेद चावल खाने से इतना फायदा नहीं है जितना ब्राउन और ब्लैक राइस खाने से फायदा है। और इसी चीज को धनवंतरी इनिशिएटिव लेकर के काम कर रही है दोस्तों। अभी देखिए, आप लोगों के बीच में जग जाहिर है, पता चला ही है हमें, धनवंतरी ने जो ग्लोबल कृषक मार्ट की जो शुरुआत की है, इसके माध्यम से धनवंतरी का उद्देश्य है, ये इंडिया तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो धनवंतरी के माध्यम से हमारे किसान काम कर रहे हैं, उस अनाज की उपलब्धता को हमें बढ़ाना है, फेमस करना है। और जितने ज्यादा शिद्दत से हमारे किसान काम करेंगे, उतना ज्यादा शिद्दत से कंपनी इस चीज को आगे फॉरवर्ड कर पाएगी। तो ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके ऊपर ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी धनवंतरी पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जो इस लेवल पे जाकर के काम करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को बिल्कुल ये क्लियर करना चाहती हूँ, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, एग्रीकल्चर डिवीजन में, कृषि के क्षेत्र में जितने भी लोग धनवंतरी के साथ अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से जुड़े हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं, मतलब आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जगह पे हैं। आपके इस क्षेत्र में कभी रिसेशन नहीं आने वाला, और आने वाले सालों में आप एक अनबिलीवेबल चेंजेस देखोगे धनवंतरी के साथ। तो ये चीज जानने और समझने की बहुत जरूरी चीज है, जिसके माध्यम से आप आपका विजन क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो थी, देखिए, पूरे दुनिया के लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र का ही डिस्कशन हो रहा है। अभी आप महाराष्ट्र का जो कुल क्षेत्रफल है एकड़ के हिसाब से, यानी कितने एकड़ में राइस की खेती, धान की खेती हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे सारे लीडर हर एक क्षेत्र को जाकर के कैटर कर ले, पॉसिबल चलिए मान लेते हैं कि नहीं भी हो सकता, लेकिन आप इसका सिर्फ और सिर्फ 1% अगर पार्ट उठा करके देखोगे तो आपके पास कितने एकड़ का एरिया आता है, लगभग 14,000 एकड़ का एरिया आता है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आप हर एरिया के किसान के पास पहुंचते हैं, काम करते हैं, तो आप कितना बल्क में काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आप सब लोग परफेक्ट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमारे महाराष्ट्र के पास, मैंने आपको पहले ही कहा, आप सब लोगों को भगवान ने पहले से ही ब्लेस्ड किया हुआ है, 3 महागुरु हैं आपके पास,
जो एट अ टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल है। देखिए अभी फील्ड में हम किसानों के साथ मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जूम के माध्यम से मेरा भी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन फील्ड में आपको किसी भी लेवल पे सपोर्ट करने के लिए सहाने सर, गुरुदत्ता सर, राहुल सर एवरी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कीजिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे आप सभी लोग अपने आप में बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेक्टिफाई करके कोशिश कीजिए जानने की और समझने की, आप खुद बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद अगले लेवल पे बात करेंगे हम हमारे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का भी अगर 1% का ही आप एरिया कैलकुलेट करके देखें रामन्ना सर, स्पेशली आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कितना आपके पास एरिया अवेलेबल है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और आपकी टीम तो ऑलरेडी बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ तो ऑलरेडी धान के कटोरे से फेमस है, और मैं जैसा जहां तक अभी मुझे मालूम है, मैंने जितना डीप में आप लोगों के साथ फील्ड में काम किया है, हमारे रामन्ना सर इतनी शिद्दत, रामन्ना नहीं सॉरी हमारे रामानी सर इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर। और धान की खेती की अगर मैं बात करूं, हर एक एरिया के किसान ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे जागरूक है, बहुत शिद्दत से काम करते हैं। पिछले सीजन में लोगों ने बहुत शिद्दत से काम किया है, तो आने वाले सीजन में तो मेरी ऑलरेडी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बेहतर काम करेंगे। हमारी जहां पे आपको जरूरत लगती है सभी स्टेट के लिए, देखिए ये है, ये मैं इंडिविजुअल स्टेट को फोकस करके नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैडम बायस हो गई है कि पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ या एमपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकियों के लिए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों के लिए ही कंपनी ने हमको 24/7 अवेलेबल करवाया है, चाहे हमारे छोटे से छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हो, हमारा फार्मर्स हो, या हमारे लीडर्स हो। ये मीटिंग चलिए ठीक है, आप लोगों को लगता है आप लोगों के छोटे छोटे किसानों की हमें मीटिंग करनी है, उनको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देनी है, उसके लिए भी कंपनी ने आपको फ्री हैंड दिया है। तो इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कीजिए जिससे आपका काम आसान हो। फिर बात करेंगे वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल में अभी आप कैलकुलेट करें, सबसे अच्छे लेवल पे धान की खेती होती है। अगर आप पूरा 1% एरिया उठा करके देखेंगे तो 1,43,000 लगभग 1.5 लाख का जो क्षेत्र है, वहां इतने एकड़ का एरिया हम कवर अप कर सकते हैं। तो हमारी वेस्ट बंगाल की टीम को मैं यहाँ पे इंडिकेशन देना चाहती हूँ। उसके बाद उड़ीसा का भी आप एरिया चेक कर सकते हैं, 1% का कितना हो गया आपका 10,000। फिर हमारा उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे शैलेंद्र शुक्ला सर है, रविंद्र शुक्ला सर है। तो देखिए आप लोगों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग वैसे ही आपकी बाकी की जिस प्रकार से गन्ने के ऊपर अच्छे से फोकस करते हैं, अगर आपने धान के ऊपर भी इतने अच्छे से फोकस किया तो आप देखिए कैलकुलेशन करके लगभग आपके पास 1.5 लाख तक का एरिया अवेलेबल है जिसके ऊपर आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे पंजाब हरियाणा की। तो यादविंदर सर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं, और आप लोग ऑलरेडी बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, जो चीज हमें पता है क्योंकि आप लोगों के साथ रूबरू होने का हमें मौका मिलता है। तो अभी आपका 1% का एरिया आप उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। बिहार का आप देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे बिहार में भी सबसे अच्छे लेवल पे यहाँ पे खेती हो रही है धान की। 1% का एरिया उठा करके देखिए। फॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के हर एक मैप में किसी भी कोने में जाइए, हर एक एरिया में आपको हमारे लीडर्स मिलेंगे जो शिद्दत के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद तेलंगाना का 1% एरिया आप निकाल करके देखेंगे तो कितना आपके पास है, लगभग आपको पता चल जाएगा 40,000 एरिया, आपका 40,000 एकड़ का एरिया। फिर बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को लिए स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पास धान तो चलिए इतना 1% का है, पर सबसे मेजर क्रॉप जो सोयाबीन की आने वाले सीजन की है, हमको दोनों के ऊपर पैरेलल फोकस करना है। और अभी पिछले साल जितना हमने काम किया उससे बेहतर हम इस बार भी काम कर सकते हैं अगर हम इंडिविजुअली सोयाबीन के ऊपर भी फोकस कर लें। फिर हमारा हरियाणा का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 1% कैलकुलेट कीजिए, 39,000 लगभग। फिर बात करते हैं आसाम की, तो आसाम का 1% कैलकुलेट करेंगे 32,000 के लगभग। इस प्रकार से आपका ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट जितने मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, फॉर्चुनेटली हर स्टेट में हमारे लीडर शिद्दत के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बस इसी काम को हमें प्रॉपर समय के हिसाब से करना है, इस समय को यूटिलाइज करते हुए करना है। तो देखिए दोस्तों,
धन्वंतरी का जो मिशन है 1 लाख बीज उपचार का, मुझे लगता है ये कंपनी ने बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन करके ये हमें टारगेट दिया है। मेरी नजर में आप सब लीडरों के बिहाफ पे ये बहुत नॉमिनल रेशियो है, यानी कि 1 लाख तो हमारे लिए चुटकी बजा करके हो जाए अगर हम इंडिविजुअल डेटाबेस के ऊपर काम करें। हमारे महाराष्ट्र के लीडर काम करें, छत्तीसगढ़ के काम करें, यूपी के काम करें, तो 1 लाख या 10 लाख निकाल करके लेकर के आ सकते हैं। लेकिन स्टिल 1 लाख बीज उपचार इस खरीफ में फोकस क्यों कंपनी कर रही है? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में अवेयरनेस लाएं, ज्यादा से ज्यादा हम उनको ट्रेन करें, उनका काम आसान करें। दिमाग में एक चीज क्लियर कीजिए दोस्तों, धन्वंतरी का और हमारा हर एक लीडर का जो मकसद है, हमारे किसान भाई के खर्चे को कम करते हुए, उसकी जो लागत है उसको घटाते हुए उसके उत्पादन को हमें बेहतर बनाना है। और इसी मिशन के साथ धन्वंतरी काम कर रही है। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों की मदद के बिना ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हम सभी महागुरुज की, मैनेजमेंट की ये कोशिश है, इसी कोशिश के चलते हम लोग बार बार आप लोगों से क्यों इंटरेक्शन कर रहे हैं, हर अल्टरनेट डे में क्यों मिल रहे हैं, ताकि जितना ज्यादा हम लर्निंग करेंगे, जितना ज्यादा हम सीखेंगे, उतना ज्यादा हम बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन था वो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट एंड होता है। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप बार बार इस मीटिंग को सुन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक रिपीट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों का डेडिकेशन यहाँ पे नजर आता है कि आप सभी, देखिए यहाँ पे हर उम्र दराज के लोग हैं, छोटे से लेकर के बड़े सभी लोग यहाँ पे मुझे कैमरे में प्रॉपर विजिबल दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपका डेडिकेशन है, ये चीज हमको लर्निंग देने का काम करती है कि लोग घरों के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कोई पेड़ के नीचे है, कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग शिद्दत के साथ चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब आपके अंदर सीखने की ज़ील है, लर्निंग कैपेसिटी है। तो आप लोग नहीं रुक रहे हैं तो बताइए हम कैसे रुक जाएं? और रुकना भी नहीं है हमें, हम लोगों को आपके लिए ही काम करना है, आगे भी डेफिनेटली करते ही रहेंगे। और मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से ज्यादा जितने लेक्चर्स हो रहे हैं सभी लेक्चर्स को सुनिए, ध्यान से समझिए, रिपीट हो रहे हैं रिपीट सुनिए, आप लोगों के काम आएंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। होपफुली आप सभी अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सभी लोग अपना ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, उसी के साथ हमें काम करना है। होपफुली नेक्स्ट टाइम आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। सर यहीं पे मेरा सेशन एंड होता है। भाटी सर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्लीज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आदरणीय हितेश राणा मैडम, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज आपने जानकारी दी, छोटी छोटी बात समझाने की कोशिश की, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आज जितने भी हमारे धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर या नए गेस्ट बैठे थे, सभी को आज इसका बेनिफिट मिला होगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आज का ये सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। शाम के सेशन में मिलेंगे। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय धन्वंतरी। जय जय धन्वंतरी।